कि हम जो बचे रहे उसमें सिर्फ कारण संघर्ष ही नहीं था, ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी में प्रगति। जो अभी उन्होंने चर्चा किया, ज्ञान विज्ञान जो हमारा था, पहले तो मैं आपको एक और बात बता दूं, ज्ञान विज्ञान हमारा सिर्फ था नहीं, आज भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि 21वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज क्या है अभी तक की, वो है 2012 में सन लेबोरेटरी में जो हिग्स बोसॉन खोजा गया, जिसे आम भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं, द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स। और यह बात मैं भी कई बार बोल चुका हूं। आप में से, बच्चों में से कितने लोगों को पता है कि हिग्स बोसॉन का नाम किस आधार पर लिया गया है, रखा गया है? यह दो वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है। वो दो जिन्होंने इसको खोजा और एक जिन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। वन वॉज मिस्टर पीटर हिग्स ऑफ इंग्लैंड, वो अभी भी जीवित थे, और उससे नाम से लिया गया हिग्स, और बोसॉन नाम लिया गया भारत के एक साइंटिस्ट थे सत्येंद्रनाथ बोस। बोस के नाम से बोसॉन लिया गया है, क्योंकि सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था बोसॉन का, वो सत्येंद्रनाथ बोस ने दिया था। तो आप समझ जाइए 21वीं सदी की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी पे भारत के हस्ताक्षर दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं हम हवा में बात कर रहे हैं। ये बताइए, आप में से कितने लोगों ने अमल कुमार रॉय चौधरी का नाम सुना है? पर आप में से कितने लोगों ने स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना है? बहुतों ने सुना है। पेनरोज का नाम सुना है? कुछ ने तो सुना होगा। अब यही देखिए, स्टीफन हॉकिंस और पेनरोज दोनों ने जो टाइम स्पेस का कर्वेचर है, इस कर्वेचर के बीच की जो इक्वेशन है, उसके लिए जो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल थ्योरी और फॉर्मुलेशन दिया था, वो अमल कुमार राय चौधरी भारत के एक साइंटिस्ट थे, जो कि 50s और 60s में थे, 50 और 60 के दशक में दिया था। और पेनरोज को इसके लिए जो नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स मिला है, उसमें उन्होंने अपने पेपर में बाकायदा अमल कुमार राय चौधरी को पेनरोज पैराडॉक्स के डेफिनेशन के इंस्पिरेशन के लिए क्रेडिट भी दिया है। आप समझिए, यह है हमारे दिमाग की स्थिति कि हमारे दिमाग में नहीं, साइंस वाइंस तो वेस्ट वालों से आती है, हमारा क्या लेना देना था। अब आप आइए, वायरलेस टेक्नोलॉजी। सबसे पहले मार्कोनी ने वायरलेस का सिग्नल बनाया ना, मगर वो उससे पहले जेसी बोस ने बनाया था। और आप जाके चेक कर लीजिएगा, IEEE, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ने 10 साल पहले यह एक्सेप्ट कर लिया है ऑफिशियली कि इट वॉज इनिशियली इन्वेंटेड बाय जगदीश चंद्र बसु, नॉट बाय मार्कोनी। यानी अब दुनिया ने धीरे धीरे वो मानना शुरू किया कि हम साइंस में क्या थे। अब दूसरी मैं उदाहरण देना चाहता हूं। आप सब ने सीवी रमन का तो नाम सुना होगा, उनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के लिए। वैसे आप में से कितने लोगों को पता है कि सीवी रमन को किस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला था? रमन्स इफेक्ट। रमन्स इफेक्ट क्या था कि समुद्र नीला क्यों दिखता है? तो पहले माना जाता था कि आसमान नीला है तो उसके रिफ्लेक्शन की वजह से समुद्र नीला दिखता, पर उन्होंने बताया कि ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो नीला दिखता है। सीवी रमन फिजिक्स का नोबेल प्राइज पाने वाले भारत के पहले भारतीय नहीं थे। दिस इज हाफ ट्रूथ। ही वॉज अ फर्स्ट नॉन यूरोपियन, फर्स्ट नॉन वाइट टू गेट अ नोबेल प्राइज इन एनी ब्रांच ऑफ फंडामेंटल साइंस। यानी यूरोप के बाहर भारत ही वो पहला देश है जहां फंडामेंटल साइंस का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, और थोड़ा साइंटिफिक हो जाएगा, अगर बच्चे साइंस की बैकग्राउंड ना हो तो भी मैं ये कहना चाहूंगा, पिछले 100-125 साल में साइंस ने जो शानदार डेवलपमेंट्स किए हैं, उनको अगर आप कहा जाए कि समराइज करिए 2-3 चीजों में, या मैं कहूं कि फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजीज उभर के आने वाली हैं, अगर मैं आपसे पूछूं फ्यूचर में जो कमाल होने वाला है टेक्नोलॉजी का, वो किन चीजों में होने वाला है? एक, जिसको आप जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीनोम सीक्वेंस कहते हैं। एक, क्वांटम कंप्यूटर्स आने वाली बात, ठीक। और तीसरा, यूनिवर्स को समझने के लिए हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में कितना अंदर जा रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहें, लास्ट 100 ईयर्स में एटम, कंप्यूटर एंड जीन, दीज आर द 3
वर्ड्स इन विच यू कैन समराइज ऑल द साइंटिफिक डेवलपमेंट। अब चलिए, एटम का तो मैंने आपको बताया, सत्येंद्रनाथ बोस हो गए। अब यह बताइए, डीएनए का स्ट्रक्चर किसने बनाया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। उसके साथ नोबेल प्राइज किसने शेयर किया था? हरगोविंद खुराना, वो भी भारतीय मूल के थे। तो एटम, कंप्यूटर और जीन, तीनों में हमारा कनेक्शन है, किसी को इतनी जल्दी भूलना नहीं चाहिए। मैं एब्सोल्यूट प्रेजेंट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं। और एक और संयोग देखिए, आज 12 अगस्त है, दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर 12 अगस्त 1981 को आईबीएम ने लॉन्च किया था। और आज देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का चीफ कौन है? सत्य नडेला। गूगल का चीफ कौन है? सुंदर पिचाई। दुनिया की अभी, पहले किसी जमाने में चीफ हुआ करते थे मास्टर कार्ड के अजय बंगा, वर्ल्ड बैंक के चीफ बन गए। तो आप ये सोचिए, दुनिया की हाईली सोफिस्टिकेटेड कंपनीज के चीफ हमारे आज भी हैं। फंडामेंटल साइंस भी हमने दी, तो यह मानसिकता निकाल दीजिए कि मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम कहीं पीछे खड़े हुए हैं। और एक और बात समझिए, 2019 के लोकसभा चुनाव के समय आपको ध्यान हो, इन द मंथ ऑफ अप्रैल एक मैसेज आया था मॉर्निंग में कि प्रधानमंत्री जी 12 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। मुझे डेट नहीं याद है, अप्रैल 2019। सब लोग घबरा गए थे, पता नहीं क्या होगा भैया, कोई नोट वोट तो नहीं बंद हो जाने वाला है। मगर आप में से कितने लोगों को ध्यान है कि उसमें प्रधानमंत्री ने बोला क्या था? उन्होंने आके ये घोषणा की कि अर्थ की लोअर ऑर्बिट में मूव करने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को सटीकता के साथ डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी भारत ने हासिल कर ली है। अब आप कहेंगे, और ये हासिल करने वाले हम दुनिया के चौथे देश। अब आप कहेंगे, इसमें इतनी बड़ी बात क्या थी भाई जो प्रधानमंत्री को करना था? उसका कारण जानते क्या है? जिस समय युद्ध होता है, तो अगर दुश्मन देश के सैटेलाइट्स लोअर ऑर्बिट में आकर आपकी पूरी जानकारियां ले सकते हैं, एक एक चीज। आज इतने पावरफुल कैमरे हैं कि नीचे खड़ी हुई कार का नंबर तक पढ़ा जा सकता है। अगर आप सटीकता के साथ उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक आपकी विक्ट्री होती है। दूसरा, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जब छोड़ा जाता है तो वो स्पेस में जाता है, लोअर ऑर्बिट तक जाके तब डिस्ट्रॉय करने आता है। एटम बम अगर आप पे छोड़ा जाए, अगर आप लोअर ऑर्बिट में किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो आप उसको वहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। प्योर साइंटिफिक अचीवमेंट है जो हमने अभी प्राप्त किया है। आपको पता ही होगा, मिशन ऑन मार्स में हमने उतने सस्ते में किया है कि मार्स के ऊपर जो फिल्म बनी है हॉलीवुड की मार्शियन, उसके बजट से कम बजट हमारे मिशन ऑफ मार्स का था। तो आप यह सोचिए कि प्रेजेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट में भी हम किस तरीके से आगे आते चले जा रहे हैं। और अगर जो बहुत साइंटिफिक डेवलपमेंट हमारे आगे हुए,